आप मिस्टर एमजे अकबर सर तशरीफ ला चुके हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं डॉक्टर इम्तियाज रूमी से गुजारिश करूंगा कि आप आए और सर की बारगाह में गुलदस्ता से इस्तकबाल करें। तो सर मुबश्शिर जावेद अकबर, फुल नेम। आप 11 जनवरी 1951 में दिल्ली में ही पैदा हुए। आप पेशे से जर्नलिस्ट और माहिर सियासतदान हैं। आपने 1971 में बतौर सहाफत द टाइम्स ऑफ इंडिया में एज ए ट्रेनी अपनी जिंदगी की शुरुआत की। दर्जनों अखबार में बतौर चीफ एडिटर, सब एडिटर के ओहदे पर रहते हुए आपने अपने आप को नहीं बल्कि जिस अखबार से जुड़े उस अखबार की नुमाइंदगी बढ़ा दी और उस अखबार की किस्मत को चमका दिया। आपके कलम में यह ताकत है। आप दर्जनों किताबों के मुसन्निफ हैं। सर की कुछ किताबें हैं जिनके नाम मैं पेश करूंगा। फिर द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया से जुड़े, जो कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा छपने और बिकने वाला अखबार है, मैगजीन था। आपने मैगजीन के लिए एज ए सब एडिटर इसमें काम किया था। कुछ अखबार हैं जिनके नाम द फ्री प्रेस जर्नल, आनंद बरार पत्रिका, द टेलीग्राफ, द एशियन एज, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द डेक्कन क्रॉनिकल। इन तमाम अखबार में आप और इसके अलावा भी कई अखबार हैं जिसमें बतौर एडिटर आप काम कर चुके हैं। आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से किशनगंज बिहार से 1989 से 1991 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उसी दरमियान कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी रहे। आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और नेशनल स्पोक्स पर्सन भी रहे। 2015 में झारखंड से राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए। 2016 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बने। आपकी कुछ किताबें हैं जो कि द मेकिंग ऑफ इंडिया, राइट आफ्टर राइट, उसके अलावा है बिहाइंड द वेल, इंडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, बाइलिन। इनके अलावा दर्जनों किताबें हैं जिनकी मुसन्निफ हैं। आपके मज़ामीन हमेशा इंडिया और आउट ऑफ कंट्री के तमाम तर अखबारों में छपते रहते हैं। ये मुख्तसर तारुफ है सर का, चूंकि तारुफी कलमात के लिए वक्त चाहिए। सर को चूंकि इसके बाद भी कहीं जाना है, टाइम बड़ा कीमती है। मैं बस इन अशार के साथ दावत सुखन देने जा रहा हूं कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला न हो सका। जुबान सुखन को सुखन बागपन को तरसे हैं, हर एक शख्स तेरी तर्ज़े सुखन को तरसे हैं। तुम आ गए हो जरा चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहां रोज रोज उतरता है। सर का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। फिलिस्तीन की एम्बेसी से हमारे फाजिल दोस्त और सबसे खास आप जो इस जुमे के दोपहर को यहाँ पे आए, और मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि चलो इस जमाने में भी कोई फिलिस्तीन को याद तो किया। I was just telling them that I am very grateful that they came, because in these times somebody has remembered Palestine. आज का जो मौजू है उसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो देना चाहता हूँ। आज का मौजू ये नहीं है कि फिलिस्तीन की क्या समस्याएं हैं या वहां पे क्या हो रहा है। आज का है जिस बात पे हम ध्यान, जो शीर्षक है हमारा, वो मेरा मुल्क, आपका मुल्क, हमारा मुल्क हिंदुस्तान क्या वहां पे कोई रोल अदा कर सकता है। ये हमारे पॉलिसी, हाँ एक बात मैं भूल जाऊंगा, आपने कहा था मेरी पैदाइश दिल्ली में,
मैं पैदाइश दिल्ली में नहीं है, बंगाल में। अच्छा, ये जो है ये प्रश्न, ये सवाल हमारे डिप्लोमेसी का एक सेंट्रल सवाल है, जिसके ऊपर बहुत बारीकी से, बहुत सोच के हम कोशिश करते हैं कि इसका एक जवाब दिया जाए। आपके सामने मैं इस सवाल का जवाब रेटरिक में या जज्बात में नहीं देना चाहता। मैं इसको बहुत सोच समझ के, परख के, क्योंकि इसमें बड़ी बारीकियां हैं, बहुत परख के मैं इस प्रश्न का उत्तर या जवाब देना चाहता हूं। आखिर आज करवटे तो इस मसले ने पिछले 100 साल से, शायद बाल्फोर डिक्लेरेशन के 100 साल हो गए, इस मसाइल ने तो कई करवटें ली। जर्नलिज्म के करियर में भी हमने ऐसे भी दिन देखे जब लग रहा था शायद कोई हल निकल चले, खासतौर जब यासिर अराफात, बिल क्लिंटन और शायद शिमोन पेरेस थे उस वक्त, उन्होंने जब एक इनिशिएटिव लिया था। लेकिन जहां पे आज हम पहुंच चुके हैं, वहां एक, इसको कहे, एक डल किस्म का स्टेटस को आ गया है। लेकिन अभी भी ऑप्टिमिज्म के लिए कोई जगह है कि नहीं? मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि 21वीं सदी, 20वीं सदी की नहीं, 20वीं सदी जंग की सदी थी। 20वीं सदी का कोई ऐसा दशक नहीं था। आफ्टर 1910 there was not a single decade of the 20th century in which was not consumed by ravaging war. First World War, the consequences of the First World War, and so on and so forth. लेकिन 21वीं सदी में एक बात कभी आहिस्ता, कभी तेजी से हर मुल्क के ध्यान में या होश में आ चुकी है। और मैं तो कहूंगा, इट इज नॉट नेशंस व्हिच मैटर, बट पीपल, among the people of the various nations of our globe, there is one growing consensus कि war is not a solution। और ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतिहास में, जब से इतिहास लिखा गया है, तब से एक जो डंका हर वक्त, मतलब लीडर्स ने वो डंका पीटते गए कि अगर कोई सी मसले का हल है तो वो जंग से होगा। और इसीलिए जो हमारे इतिहास लिखने वाले भी थे और जो इतिहास पढ़ने वाले हैं, इतिहास बनाने वाले हैं, सबसे बड़ा उनकी जगह, किसी की अगर जगह देखिएगा तो वो है जिन्होंने फौजों को सामने रखा, जिन्होंने वॉर का इशारा किया। अगर हम सबसे पहले यूरोप और अपने मुल्क के बारे में एंगेजमेंट देखते हैं तो अलेक्जेंडर का देखते हैं, जिसने आर्मीज हमारे सरहद पे लाई। और ये भूल जाते हैं कि उस वक्त भी जो तिजारत होती थी हमारे मुल्क और यूरोप में, उसका नाम निशान गायब है, लेकिन तिजारत होती थी, अब बहुत बड़ी तिजारत हो रही थी। रोमन हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब सीजर रोम का मालिक था, उस वक्त इंडियन गुड्स यूज्ड टू सेल इन द मार्केट्स ऑफ रोम टू एन एक्सटेंट where he was warning that the gold of Rome is being transported to India for the products of India। लेकिन इसकी कोई जगह नहीं है हमारे इतिहास में। हाँ, यह जरूर पढ़ लीजिएगा कि किसने कितने फौज लेके किसके ऊपर हमला किया, किसके ऊपर अपना दबाव रखा। But today wars have been recognized as not being a solution।
It is a very interesting fact of the last phase of this phase of our history that those who start wars do not win them. इसके बारे में सोचिए आप. The people who started even the First World War did not win it. Those who started the Second World War did not win it. Those who started the colonial wars, including in our country, were successful for a long time, but they finally saw the dust of defeat. In the long run, those who start wars do not win it. Because today there is a new force, which is in addition to the force of army, and that is the force of justice. That has captured the imagination of the people and become a very powerful component of, if आज का जो force है, that force is now basically revolves around the concept of security, not the concept of aggression. हमारे अपने इतिहास में 70 साल में 3 wars we as India have fought, but each time somebody else has been the aggressor. और ये बात बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है. इस बात को ध्यान में रखिएगा जब हम थोड़ी बहुत आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा रोल क्या हो सकता है. इस सदी में भी आप देख सकते हैं कि जिन्होंने अफगान वॉर को शुरू किया था तालिबान ने. 9/11 का जो हमला हुआ था उसका बड़ा जबरदस्त, इतना बड़ा असर हुआ कि 20 साल के अंदर दुनिया बदल गई. लेकिन उन्हें भी आज मानना पड़ रहा है कि अब जो है वो माहौल चला गया. पहली बार जब तालिबान अफगानिस्तान में आया था तो एक के बाद एक हमला करते करते जीतते काबुल पहुंच गया था. नजीबुल्लाह को टांग दिया था और हुकूमत देख सके. लेकिन आज नहीं. आज उसको अगर कोई मसला निकलेगा, हल निकलेगा, मुझे नहीं पता हल निकलेगा कि नहीं. ये कहना अफगानिस्तान के बारे में मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती है. लेकिन अगर कुछ निकलेगा तो बातचीत जंग से. लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर जंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, इफ वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन, देन पीस must provide a solution. Because if peace does not provide a solution, then you are reopening the doors of conflict. Yes. और इस बात पे ये लॉजिकल है. और इस बात को अगर the world's chancelleries, the world's capitals, if they do not understand it, then they will pay the price of complacency. And the price of complacency, my friends, is almost as high as the price of war. तो अगर हम ये मान के चलें कि अब मसला जो है सिर्फ अमन से ही निकलेगा या गुफ्तगू से निकलेगा या बातचीत से निकलेगी, तो फिर हमारे मुल्क की रोल एक अहम रोल अदा कर सकती है. क्यों? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है और शुरू से ही और आज तक अभी तक हर प्रधानमंत्री ने एक चीज इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन है उसको बरकरार रखा है. और वो है कि the only objective of foreign policy is the peace and prosperity of citizens and of the people. This is the true objective. तो हम इस ऑब्जेक्टिव को लेके ही हर वक्त आगे बढ़े और इसीलिए हमारा रिकॉर्ड बरकरार है. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारे ऊपर हमले होते गए लेकिन हमने कभी नहीं छेड़ा. आज भी इस
साल की या पिछले साल की भी जो सुर्खियां आपने देखी होंगी हिमालय के बारे में, वहां पर भी हमने पहल नहीं की थी। लेकिन और इसीलिए मैं कहता हूं कि when India says that it has a defense force, India is a one country which means it. We have a defense force, we do not have an offense force. हम ऑफेंसिव पे नहीं जाते, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री, we understand and he understands the meaning of defense. What is the meaning of defense? का मतलब होता है कि 1 इंच जमीन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जहां हम हैं 1 इंच जमीन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और अगर हमारे किसी देशवासी के ऊपर हमला हुआ, टेररिज्म का हमला हुआ, किसी और तरीके का हमला हुआ, तो देयर शैल बी अकाउंटेबिलिटी। दैट इज व्हाई वी हैव अ सिक्योरिटी। और इसका ही आप देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना हुआ है। मैं मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन बनाई थी कि इफ यू कैन नॉट हैव डायरेक्ट वॉर देन देयर शैल बी वॉर बाय अदर मीन्स, यही था टेररिज्म का एक जस्टिफिकेशन। उनको भी आहिस्ता आहिस्ता मानना पड़ा है कि वॉर बाय अदर मीन्स या किसी और तरीके का जंग का इस्तेमाल करके कम से कम मसले का हल तो आप नहीं कर सकते। हमारे क्योंकि हमें आजादी मिली, लेकिन आजादी के साथ चैन नहीं मिला। ऐसा पार्टीशन अंग्रेज करके गया, और पार्टीशन की जो उन्होंने बुनियाद रखी, आज से नहीं रखी, 1947 के 100 साल पहले से रखी। 1857 के बाद इनकी पॉलिसीज ने एक बहुत जबरदस्त कम्युनल रुख लिया। आपको शायद बंगाल की बात है, मैं वहां से आता हूं। बंगाल के रेलवे स्टेशन पे पहली बार किसी ने हिंदू पानी और मुसलमान पानी का एहसास किया। उसके पहले हम सब पानी पीते। तो इसलिए ये जो है, जैसे ये एक छोटा सा मसला देता हूं, मतलब एग्जांपल देता हूं, लेकिन आज यानी कि हमारे हर बॉर्डर पर डिस्प्यूट था। चीन के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे, आपने देख लिया जहां पे कहां पे हल हुआ। वो जो 1947 से लेकर 2020 तक या 2018 तक नहीं हल हो पा रहा था, वो बांग्लादेश बॉर्डर, अमन चैन प्यार से ऐसा वहां पे मसला हल हुआ जिसने हमें जमीन दी, जमीन का एक्सचेंज हुआ, और ऐसा हो गया कि इतने अमन और प्यार से हो गया कि आपको भी याद नहीं, जब से होता तो सबको याद रहता। लेकिन ये मसला आपको वहां पे बंगाल के जो बॉर्डर पे आपको इतना पता होगा कि हाट खुल गए, जिस लोग आते जाते थे। आप जाइए पेट्रापोल पे, वहां पे जो बॉर्डर है, तो दिल खुश हो जाता है। आप 15-20 मिनट में पास आते हैं, आप सिक्योरिटी चेक होता है, यानी बहुत ही सिविलाइज्ड बॉर्डर। लेकिन कोई एक और बॉर्डर का नाम अगर लूंगा तो जिंदगी निकल जाएगी, या एक कदम आगे नहीं बढ़ा। तो हमने we have invested in conflict resolution as a nation, including this government and this prime minister, and that is why today he is in Bangladesh, investing in friendship in the region. यूरोप की जो कॉलोनियल कहानी है, मैं वक्त का पाबंद, उसकी जो डॉक्ट्रिन 400 साल से, फ्रॉम व्हाट इज नोन एज द पीस ऑफ वेस्टफेलिया, 1640s, पीस ऑफ वेस्टफेलिया, फिर इट वाज फॉर्मली
incorporated in the Treaty of Utrecht in 1713. ये जो colonial past है 1713 से लेकर आज तक the biggest expansion of world power and world aggression and world oppression was done by Europe in the form of European colonization. ये इन्होंने अपने डॉक्ट्रिन को सारे दुनिया में जहां जहां ये कब्जा किए अपनी डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन का नाम क्या था? वो डॉक्ट्रिन का नाम था बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर था क्या? बैलेंस ऑफ पावर का किसी को इतनी ताकत मत देना कि किसी दूसरे के ऊपर वो हावी हो सके। आज सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप तो सिर्फ पावर्स की बात करते हैं, आप ग्रेट पावर्स की बात नहीं करते। जो ग्रेट पावर्स हैं वो तो अपना असला जो है बढ़ाते ही रहेंगे, और ये एक बहाना बन गया अब सब्जुगेशन। और एक्चुअली क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ पावर के नाम पे कॉन्फ्लिक्ट जो है उसने जगह जगह पे कॉन्फ्लिक्ट और आर्म्स रेस शुरू हो गए। बहुत सही कहा गया है कि 1914 और 1939 the beginning in the First World War and Second World War were the final catastrophes of this pernicious theory called balance of power. हमारा जो है is completely different. We do not believe in the balance of power. We believe in the power of balance. And the power of balance means the power of stability. The power of stability brings peace. Because once you are committed to conflict resolution, to stability, towards looking, ये कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब मुल्कों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं, वो तो मतलब परिवार के बीच में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो ये मुल्क क्या, तो ये लेकिन मसला निकालने, हल निकालने का रास्ता जो है इस शुद्ध और इसकी अहमियत समझिए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2018 जनवरी जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हुए हमारे मुल्क में, वो बहुत मौजूद है और बहुत जरूरी है उसको समझना। आप लोग जो पढ़ते हैं इस मामले को, कई स्टूडेंट्स होंगे, आपके सारे स्टूडेंट्स होंगे, और अगर इंटरनेशनल रिलेशन लेते हैं तो उस महीने में जो हुआ है उसका जरा ध्यान से आप गौर से फिर से उसके ऊपर पेपर लिखिए। सबसे पहले बेंजामिन नेतान्याहू केम as first state visit by Israeli Prime Minister. उनके जाने के बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री goes to Davos से वापस आते हैं, तो यहाँ पे जितने साउथ ईस्ट एशिया के आसियान के हेड गवर्नमेंट है वो यहाँ आते हैं। उसके बाद उनका दौरा होता है। कहाँ दौरा होता है? वो जॉर्डन जाते हैं, और जॉर्डन के बाद कहाँ जाते हैं? पैलेस्टाइन जाते हैं, फिलिस्तीन जाते हैं। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट पैलेस्टाइन, और वहां उनकी सम्मान जो होती है कैसे होती है? ही इज गिवन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। वहां से शायद वापस आते नहीं आते, या वहां से सीधा चले जाते हैं, वहां पर फिर गल्फ में जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, वहां पे इंटरनेशनल गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस है, उसके चीफ गेस्ट होके जाते हैं। अच्छा, वो पैलेस्टाइन पहुंचते कैसे हैं? रमल्ला वगैरह पहुंचते कैसे हैं? पहुंचते हैं वहां पे किंग जॉर्डन, उनके प्राइवेट प्लेन या हेलीकॉप्टर जिन्होंने दिया था, क्योंकि बहुत छोटा सा फासला है, और फाइटर जेट्स ऑफ इजराइल कंपनी करती है। वहां से आके दुबई आते, वहां से उनका थोड़ी देर बाद सऊदी का, या तो थोड़ी देर पहले सऊदी का ट्रिप होता है। उसके बाद उसी दरमियान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ मेहमान होके जवाद शरीफ
3 दिन रह के बहुत अच्छे टॉक्स करके जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वी आर दी ओनली कंट्री, well, maybe not the only country, but certainly one of the more prominent nations of the world, which is able to build a bridge across binaries. Binaries का मतलब क्या है कि जो binary opposite ends होते हैं, कि जो दो मुल्क अपने में उनकी टेंशन्स हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन हम दोनों के मतलब दोनों के दोस्त हैं, दोनों के मित्र हैं, क्योंकि दोनों से हमने रिश्ते जो है अपने बहुत अच्छे बनाए हैं। और क्यों बनते हैं रिश्ते, लोग क्यों हम पे भरोसा करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हमने कभी भी इंटरवेंशनिस्ट और अग्रेसिव पॉलिसीज नहीं अपनाई, हमने कभी दखल अंदाजी नहीं की किसी चीज को छेड़ने का या बिगाड़ने का। अगर हम कुछ भला नहीं कर सकते तो हम किसी का बुरा भी नहीं करते, कोशिश होती है भला करने की, लेकिन मान लीजिए नहीं कर पाते हैं, कम से कम किसी का बुरा नहीं। तो इसलिए ही यहाँ पे हर मुल्क में, और इसी वजह है कि अगर कोई मुल्क दो, किसी भी इलाके में अगर दो मुल्क जगह जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच में अगर बातचीत के ब्रिज बनाने का काम किया जाए, तो मैं मानता हूं कि हमारा मुल्क जो है उसमें बहुत ही एक पॉजिटिव, क्रिएटिव और इंशाल्लाह सक्सेसफुल रोल अदा कर सकता है। मैं कोई छुपी भी बात नहीं बताता हूँ, उसमें कई बार ये प्रस्ताव आ भी गया है हमारे पास, लेकिन हम बहुत अक्लमंदी के साथ, एहतियात के साथ वहां नहीं दौड़ के भागना चाहिए जहां पे कोई रूट मैप ना हो। बिना डिप्लोमेटिक जीपीएस के आप जो है कहीं भी कदम ना उठाए तो आपके लिए भी अच्छा है और आपके होस्ट के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो वो माहौल जो है कभी ना कभी, जब कभी बने तो ठीक है, हम वो मुल्क हैं, हमारा मुल्क ऐसा है जो इस रोल में अकेले नहीं, लेकिन इस रोल में, इस काम में एक बहुत ही पॉजिटिव और क्रिएटिव अंदाज से और लोगों को साथ लाने, जोड़ने में ये काम जरूर अदा कर सकता है। और आखिर में वही कहूँगा जो मैं शुरू में कहा था कि we have entered an era where a people-driven policy, people-driven, not government-driven, a people-driven, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, a people-driven policy इस जगह इस नतीजे पर पहुँच गई है कि भाई जंग से कोई मसला हल नहीं होना, जंग जो है बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं लाता, कुछ नहीं लाता। लेकिन अगर अमन के दौरान आपने सही सॉल्यूशंस, अगर सॉल्यूशंस आप अमन में नहीं लाए तो फिर कंप्लेसेंस की कीमत बहुत बड़ी अदा कर सकती है। थैंक यू वेरी मच एक्सेलेंसी फॉर बीइंग हियर, थैंक यू ऑल वेरी मच। आपने मैं दावत दी और आपके साथ मिलकर बात करके बहुत ही